हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारी सीटेट 2024 की जो तैयारी चल रही है उसमें हमारी सीडीपी की क्लासेस हैं, पेडागोजी की क्लासेस हैं, ईवीएस है, हिंदी है, लैंग्वेज है, जिसने भी जो भी लैंग्वेज ली है सभी की क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं। और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं, जिन्हें थ्योरी के माध्यम से कंप्लीट कर दिया गया है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके पीवाईक्यू स्टार्ट कर दिए हैं और मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो है एसएसटी की पेडागोजी की क्लासेस, यानी कि जिन भी स्टूडेंट्स ने 6 to 8 के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, यानी कि सीटेट 2024 जो अभी आने वाला है उसमें 6 to 8 के लिए, यानी कि पेपर सेकंड के लिए जिसने अप्लाई किया है, उसमें जो एसएसटी की पेडागोजी है वो किस टाइप के उसमें क्वेश्चन आते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यानी कि जो पेपर सेकंड है उसमें एसएसटी की पेडागोजी लगभग 15 से 20 मार्क्स की पूछी जाती है। तो उसी का पार्ट 1 है, आज उसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। और जो एसएसटी की पेडागोजी है इसे लगभग 2 पार्ट में कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो एसएसटी की पेडागोजी के लिए आज हमारी ये फर्स्ट क्लास है। इसमें हम लगभग आधे से ज़्यादा जो पेडागोजी है उसे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद पार्ट 2 को कंप्लीट करके, यानी कि एसएसटी की पेडागोजी बिल्कुल कंप्लीट कर दी जाएगी। और उसके बाद एसएसटी की पेडागोजी के कुछ ऐसे मॉक टेस्ट हैं जो कि आपके पीवाईक्यू जिनमें शामिल किए जाएंगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर में एसएसटी पेडागोजी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे करा के आपकी लगभग जो 15 से 20 मार्क्स की जो पेडागोजी आने वाली है उसे कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आज हमारी पार्ट 1 की क्लास में एसएसटी की पेडागोजी में सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र एक ऐसी चीज है जो कि आपकी लैंग्वेज में भी पूछे जा सकते हैं, सीडीपी में भी पूछे जा सकते हैं, या फिर जो आपकी एसएसटी है या फिर साइंस है, यानी कि जो लोग भी जिस भी सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं और जहां पर पेडागोजी आने वाली है, शिक्षण सूत्र हर जगह लागू होने वाले हैं। हर जगह से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो शिक्षण सूत्र के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। शिक्षण सूत्र में मार्गदर्शक कारक होते हैं, यानी कि जो शिक्षण सूत्र होते हैं उन्हें एक प्रकार से मार्गदर्शक माना जाता है, यानी कि इनके माध्यम से एक बालक को ये चीज समझाई जाती है कि किस प्रकार से उसे अधिगम करना है, किस प्रकार से उसे चीजों को सीखना है। यानी शिक्षण को, यानी उसे अधिगम कराने के लिए जिन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिन तकनीकियों का यूज किया जाता है, जिस विधि का प्रयोग किया जाता है, उन्हें शिक्षण सूत्र कहा जाता है। इनके सहयोग से शिक्षक किसी निश्चित दिशा में शिक्षण कार्य करता है, यानी कि इन्हीं की शिक्षण सूत्रों की हेल्प के द्वारा ही जो एक टीचर होता है वो स्टूडेंट को अच्छी से अच्छी चीजें, अच्छी से अच्छी विधि के द्वारा समझाने की कोशिश करता है, ताकि जो बालक है उसका अधिगम बहुत अच्छे तरीके से हो सके। यानी जैसे हम एक स्कूल में जाते हैं और जहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, यानी एक क्लास में लगभग 30 से 40 स्टूडेंट होते हैं, तो उसमें जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे उनमें सभी की जो व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। यानी एक ही स्टूडेंट ऐसा नहीं है, एक ही माँ बाप से पैदा होने वाले भी जो बच्चे होते हैं वो भी लगभग उन सभी में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो जो क्लास होती है उसमें स्टूडेंट अलग अलग घर से आते हैं, अलग अलग माहौल से आते हैं, और हर बच्चे की जो बुद्धि लब्धि होती है उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे से शिक्षण सूत्र का प्रयोग करके जो अध्यापक है उसे इस प्रकार से अधिगम कराना है, इस प्रकार से सिखाना है कि जो बालक है उस हर बालक को जो चीज अध्यापक पढ़ाना चाहता है वो हर बालक को चीजें समझ में आ जाए। यानी कि शिक्षण विधि से, यानी जो बालक है, कोई बालक कक्षा में मंद बुद्धि का हो सकता है, कोई बालक अधिक तीव्र बुद्धि का हो सकता है। जैसे जो एसएसटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि एक कक्षा है जिसमें 10 बालक हैं जो बहुत ही तीव्र बुद्धि के बालक हैं, और 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो लगभग सामान्य बुद्धि के हैं, और उसी क्लास में 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मंद बुद्धि के हैं, और 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें किसी भी प्रकार की दिव्यांगता है, यानी कि जैसे कि उन्हें किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटीज होती हैं, उन्हें अब हिंदी में दिव्यांगता बोला जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक को कक्षा में किस प्रकार की रणनीति बनानी चाहिए, किस प्रकार से अपने स्टूडेंट को समझाना चाहिए, तो जो अध्यापक होता है उसे अच्छी सी शिक्षण विधि, यानी टीचिंग मेथड जो होते हैं अच्छी तरीके से यूज करने हैं। उसे इस चीज का पता होना चाहिए कि हर बालक में किस किस प्रकार के डिफरेंसेस हैं, और उन्हीं डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए उसे कक्षा में इस प्रकार से अधिगम कराना है कि हर बालक की समझ में आ जाए। यानी कि उसे एक प्रकार से मॉडरेट लेवल पर पढ़ाना है, यानी हर बालक को जो मॉडरेट लेवल होता है उस लेवल पे पढ़ाना है, जिसमें जो सामान्य बालक है, यानी कि जो सामान्य बालक है वो भी बहुत अच्छे से सीख पाए, जो बालक तीव्र बुद्धि के हैं वो भी अच्छे से सीख पाए, और जो मंद बुद्धि के बालक हैं
इन सभी की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना है, यानी कि जो ये सारे बालक हैं इनकी व्यक्तिगत जो भिन्नता है, क्योंकि हर बालक एक दूसरे बालक से एक प्रकार से अलग पाया जाता है, अलग टाइप की उसकी सोचने की, समझने की, सीखने की जो क्षमता होती है हर बालक में अलग होती है। तो शिक्षण सूत्र वो चीज होती है जिनके माध्यम का, यानी जिनका सहारा लेकर जो एक टीचर होता है वो अपनी कक्षा में अच्छे से अधिगम कराता है। तो ये तो प्राचीन काल से लेकर अब तक विभिन्न शिक्षकों द्वारा किए गए कार्यों के अनुसार संग्रहित अनुभव है, यानी कि जो शिक्षण सूत्र है वो अभी तक जितने भी टीचर्स जिस प्रकार से पढ़ाते आए हैं उन सभी के अनुभवों को इसमें शामिल किया गया है। तो जो प्रमुख शिक्षण सूत्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और हर शिक्षण सूत्र का यूज किस प्रकार से करना है। तो इन जो इंपॉर्टेंट शिक्षण सूत्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे फर्स्ट है सरल से कठिन की ओर, यानी कि जब एक टीचर एक कक्षा में बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है तो उसे इस चीज का ध्यान रखना है कि बालक को सबसे पहले सामान्य चीजें पढ़ानी, यानी कि सरल चीजें पढ़ानी है। तो सबसे पहले जब बालक को सरल चीजें एक टीचर पढ़ाएगा और उसके बाद धीरे धीरे उसे कठिन स्तर पर लेके जाएगा, यानी कि कठिन चीजें सिखाएगा, तो जो बालक है उसका अधिगम बहुत अच्छे से हो पाएगा। चाहे ये एसएसटी का स्टूडेंट हो या फिर अदर किसी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो, हर स्टूडेंट के लिए जो शिक्षण सूत्र होते हैं वो सेम ही लागू होते हैं। चाहे छोटी क्लास का बच्चा हो, चाहे 6 to 8 का बच्चा हो या थोड़ी बड़ी क्लास का बच्चा हो, तो हर बच्चे के लिए सबसे पहले उसे वो चीजें सिखाई जानी चाहिए जो सरल हो। यानी कि जैसे जब ऑप्शन में आ जाता है कि जो एक अध्यापक है उसे किस प्रकार के शिक्षण सूत्रों का यूज करना है, तो सबसे पहले जैसे ये दिखा दिया गया कि कठिन से सरल की ओर यूज करना है या सरल से कठिन की ओर यूज करना है, अज्ञात से ज्ञात की ओर यूज करना है, ज्ञात से अज्ञात की ओर यूज करना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि अध्यापक को किस वे में पढ़ाना है। तो अगर कहीं पर दिखाया जाता है सरल से कठिन की ओर, एक जब स्टूडेंट छोटा होता है तो उसे हम सबसे पहले वो चीजें सिखाएंगे जो बहुत ही इजी होंगी, आसान होंगी, तभी तो बालक आराम से कठिनता की ओर बढ़ पाएगा। तो सबसे पहले सरल से कठिन की ओर जाना है, उसके बाद ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना है। बालक को इस प्रकार से पढ़ाना है कि जो चीजें उसे पहले से आती हैं, जो चीजें बालक ने पहले पढ़ चुका है, जो चीजें बालक पहले से जानता है, सबसे पहले उन चीजों को पढ़ाना है और उसके बाद उसे अज्ञात यानी कि उन चीजों की ओर लेके जाना है जो स्टूडेंट को नहीं आती हैं। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाना है, पूर्ण से अंश की ओर पढ़ाना है। पूर्ण से अंश की ओर मतलब होता है कि बालक को पहले किसी भी चीज के बारे में संपूर्ण विस्तार से बताना है। जैसे एक बालक को किसी भी चीज के बारे में, यानी कि किसी पशु के बारे में बताना है, तो जैसे कि ये एक प्रकार से पशु मान लेते हैं, ये पशु है, तो उसके बारे में सबसे पहले बालक को जैसे गाय के बारे में पढ़ाना है, जैसे ये पशु एक गाय है, गाय के बारे में पढ़ाना है, तो उसे संपूर्ण चीज के बारे में पहले बताना है कि ये एक गाय है। तो जो बालक है उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, इसके 4 पैर हैं, इसके एक पूंछ है, इसकी 2 आंखें हैं, इसका एक मुंह है, हरा चारा खाती है, यानी ऐसी चीजें जो बालक बहुत आसानी से समझ पाए वो चीजें पहले उसे बता देनी है। उसके बाद बालक को डिवाइड करके चीजों को पढ़ाना है, यानी कि उसको डिवाइड करके किस प्रकार से पढ़ाना है कि उसके पार्ट्स के बारे में बताना है कि गाय है, इसकी 2 आंखें होती हैं, इसके 2 सींग होते हैं, गाय हरा चारा खाती है, गाय हमें दूध देती है, यानी कि जो भी चीजें सिखानी है सबसे पहले उसे संपूर्ण चीज के बारे में बताना है। सबसे पहले जो चीज बतानी है संपूर्ण चीज पहले बतानी है और उसके बाद उसे उसके पार्ट्स के बारे में बताना है। तो पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि पहले संपूर्ण चीज के बारे में बताना है और उसके बाद उसके अंश यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में बताना है। विशिष्ट से सामान्य की ओर पहले बालक को कुछ स्पेशल चीजों के बारे में यानी स्पष्टता से बताना है और उसके बाद उसे सामान्य क्रिया की ओर लेके जाना है। समीप से दूर की ओर बालक को कोई भी चीज जब हम समझा रहे हैं तो सबसे पहले उसे वो चीज बतानी है जो उसके पास में है, जो समीप में है, यानी कि उसे पहले पास की चीजों के बारे में बताना है और उसके बाद दूर, यानी कि वो चीजें जो बालक बहुत आसानी से समझ सकता है, पास रखी हुई चीजों के बारे में पहले उसे समझा दो। फिर उसे बालक एक प्रकार से कल्पना करके जो चीजें सीखते हैं उन चीजों के बारे में बताना है। जो चीजें उसके सामने प्रत्यक्ष रूप में है, यानी एक प्रकार से जो चीजें प्रत्यक्ष यानी उसके सामने रखी हुई चीजें हैं उनके बारे में पहले बताना है। उसके बाद उसे अप्रत्यक्ष चीजों की, यानी जो चीजें उसके सामने नहीं है उसे कल्पना करके बताना है। उसे इस चीज की इमेजिनेशन में बताना है कि इस चीज को तुम सोचो कि जैसे कहीं पे बहुत दूर मतलब पहले उसे जल के बारे में बता दिया, फिर बता दिया एक गड्ढा होता है जिसमें पानी होता है तो उसे तालाब के बारे में बता दिया, उसके बाद उसे नदियों के बारे में बता दिया, उसके बाद उसे समुद्र के बारे में बताया, उसके बाद महासागर के बारे में बताया।
तो इस प्रकार से बालक को समझाना है कि बहुत छोटी सी चीज है जिसे बालक बहुत अच्छे से देख सकता है, समझ सकता है, और उसके बाद उसे उन ब्रॉड चीजों की ओर लेके जाना है जो बालक के सामने नहीं है, उन्हें एक प्रकार से इमेजिनेशन करके, कल्पना करके बालक सीख पाए। उदाहरण से नियम की ओर, बालक को किसी भी चीज का उदाहरण पहले देना है और उसके बाद उसे नियम की ओर लेके जाना है। मनोवैज्ञानिकता से तर्क की ओर, यानी कि बालक को सबसे पहले मनोवैज्ञानिक चीजों के बारे में बताना है और उसके बाद में बालक को बताना है कि किसी चीज के बारे में किस प्रकार से तर्क वितर्क करके जो उसके माइंड में थॉट आते हैं, जो उसके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी चीजों के बारे में बताना है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, यानी कि बालक को किसी भी चीज के खंड खंड करके, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके चीजों को बताना है। विश्लेषण का मतलब क्या होता है? विश्लेषण का मतलब होता है किसी भी चीज का खंड करके बताना, यानी कि बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके चीजों को बताना। तो ये चीज किस में आएगी? विश्लेषण में। संश्लेषण का मतलब होता है किसी भी चीज को जोड़कर बताना, यानी कि जो चीजें अलग अलग डिवाइड हुई चीजों को एक प्रकार से जोड़ देना किस में आता है? संश्लेषण में आता है। तो ये जो सूत्र है, इन्हीं का यूज करके एक जो टीचर होता है वो बहुत अच्छे से अपने स्टूडेंट को चीजों को समझा सकता है। तो सबसे पहले सरल से कठिन की ओर, यानी बालक को सरल चीजें बतानी, उसके बाद कठिन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले वो चीजें बतानी स्टूडेंट को जो वो जानता है और उसके बाद उसे वो चीजें बतानी है जो वो नहीं जानता है। पूर्ण से अंश की ओर, यानी जो चीजें बहुत ब्रॉड में है उन्हें पहले समझाना है, उसके बाद उसके छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में बताना है। विशिष्ट से सामान्य की ओर बताना है। समीप से दूर की ओर, यानी जो चीजें उसके पास में है उनसे दूर की ओर उन्हें बताना है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, जो चीजें सामने हैं और जो चीजें सामने नहीं है उनकी ओर बालक को लेके जाना। उदाहरण से नियम की ओर, बालक को किसी भी चीज का उदाहरण देके उसके नियमों को समझाना है। मनोवैज्ञानिकता से तर्क की ओर लेके जाना है, यानी मनोवैज्ञानिकता से उसे बालक को तर्क वितर्क करने की क्षमता का विकास करना है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, यानी किसी भी चीज को पार्ट्स में डिवाइड करके बताने के बाद में उसे संपूर्ण चीज के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान करा देना। तो ये स्पेशल प्रमुख शिक्षण सूत्र हैं जिनके माध्यम से एक बालक को बहुत अच्छे से चीजों को समझाया जा सकता है। बालक का जो अधिगम होता है उसमें ये जो शिक्षण सूत्र होते हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करने वाले हैं शिक्षण सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। जो एसएसटी का पेपर है उसमें या फिर अदर जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी चीजें जिनमें पेडागोजी आने वाली है, उसमें जो शिक्षण सिद्धांत पूछे जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो टीचिंग थ्योरीज होती हैं, यानी जो टीचिंग मेथड्स होते हैं उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत किस प्रकार से हम पता लगाएंगे कि कौन सा सिद्धांत रुचि के सिद्धांत को व्याख्या करता है, रुचि के सिद्धांत के बारे में बताता है। तो रुचि के सिद्धांत का अर्थ होता है एक अध्यापक को अपनी कक्षा में बालक को जब वो अधिगम करा रहा है तो उसे इस प्रकार से करना है कि बालक का एक प्रकार से इंटरेस्ट हो जाए, यानी कि बालक को कोई भी चीज सिखाने के लिए बालक को इस प्रकार से चीजों को पढ़ाना है, इस प्रकार के नियम, इस प्रकार की विधि का यूज करना है कि बालक उस चीज को पढ़ते टाइम उसमें रुचि लेने लग जाए। तो सबसे पहले बालक में रुचि को जागृत करना है और उसी के बाद उसे आगे की चीजों को पढ़ाना है। उसके बाद है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत का अर्थ होता है किसी भी बालक को कोई भी चीज पढ़ाते समय सबसे पहले बालक को मोटिवेट करना है और उसके बाद में उस बालक को अधिगम करानी है, यानी कि उस बालक को लर्निंग करानी है। सबसे पहले बालक को क्या करना है, उस चीज के प्रति उसे मोटिवेट कर लेना है। जब एक बालक बहुत अच्छे से मोटिवेट हो जाता है कि उसे इस चीज के पढ़ने से या इस चीज के करने से ये लाभ मिलने वाला है, तो उसके बाद में जो स्टूडेंट होता है वो बहुत खुशी खुशी से उस चीज को पढ़ने लगता है और उसकी जो अधिगम प्रक्रिया होती है वो भी बहुत ही तेज गति से होने लगती है। उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत, एक अध्यापक जब कक्षा में पढ़ा रहा है तो उसे जिस चीज को वो पढ़ा रहा है सबसे पहले उसका उद्देश्य उसे निर्धारित कर लेना चाहिए कि किस वजह से, उसका क्या उद्देश्य है इस चीज को पढ़ाने का, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, यानी कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए, यानी उसे अपना जो लक्ष्य है, अपना जो टारगेट है एक प्रकार से वो निश्चित कर लेना चाहिए कि किस टारगेट की प्राप्ति के लिए वो स्टूडेंट को जो अधिगम करा रहा है, जो लर्निंग करा रहा है, उसके माध्यम से क्या चीज वो बालक को सिखाना चाहता है, उसके बाद में ही उसे अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना चाहिए। उसके बाद है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत कहता है कि एक अध्यापक को पढ़ाते टाइम इस चीज का ध्यान रखना है कि जितने भी स्टूडेंट क्लास में पढ़ रहे हैं सारे बच्चे एक्टिव होने चाहिए,
कक्षा में स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एक प्रकार से एक्टिव नहीं है, क्लास में जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो एक बालक जो कक्षा में क्रियाशील है, इसके बारे में कैसे पता लगाएंगे? तो उससे बीच बीच में प्रश्न पूछेंगे, यानी प्रश्न पूछकर पता लगाएंगे कि एक बालक से जब हम बीच में प्रश्न पूछेंगे या फिर उसे किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए उत्साहित करेंगे, जैसे अगर आपने उसे क्वेश्चन पूछा, स्टूडेंट ने जवाब दिया, या फिर स्टूडेंट ने किसी क्वेश्चन को पूछा, उसके बाद आपने उसे जवाब दिया, तो जो एक प्रकार से जो कम्युनिकेशन चलेगा, एक प्रकार से जो बातों का आदान प्रदान है, क्वेश्चन एक दूसरे से पूछना है, तो इससे क्या रहेगा, जो शिक्षा है उसमें जो क्रियाशीलता का सिद्धांत है ये लागू हो जाएगा। एक प्रकार से जो बालक है वो कक्षा में बोर नहीं होंगे और बहुत अच्छे से अपनी जो अध्ययन प्रक्रिया है उसमें मन लगाकर पढ़ेंगे। राष्ट्रीयता का सिद्धांत हमें बताता है कि जो एक बालक है उसमें राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करना है। हमारे देश में हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, हमारे देश के लिए क्या चीजें हम करेंगे, किस प्रकार से हमें एक अच्छा नागरिक बनना है, किस प्रकार से हम देश के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों का ध्यान में रखते हुए एक बालक को जो अधिगम है, जो लर्निंग प्रोसेस है, उसे चलाना चाहिए। नियोजन का सिद्धांत, यानी कि किसी भी चीज का नियोजन बना के बालक को एक प्रकार से उद्देश्य निर्धारित करके बालक को जो चीजें हैं वो सिखाई जानी चाहिए। लोचशीलता का सिद्धांत, यानी कि बालक को कोई भी चीज इस प्रकार से नहीं सिखानी है कि बालक के लिए उस चीज का एक प्रकार से भार लगने लग जाए, यानी उसमें क्या होने चाहिए, इस प्रकार से बालक को पढ़ाना चाहिए कि बालक में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। एक बालक है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी बालक एक प्रकार से फ्लेक्सिबल होकर, लोचशील होकर, लचीलेपन पर आधारित होती हुई शिक्षा उसे प्रदान कराई जानी चाहिए। अभ्यास और पुनरावृत्ति का सिद्धांत, यानी बालक को कोई भी चीज सिखाने टाइम इस चीज का ध्यान रखना है कि बालक हर चीज का एक प्रकार से रिवीजन करता रहे, अभ्यास करता रहे, पुनरावृत्ति करता रहे, ताकि जो चीजें उसे बताई गई हैं, जो चीजें उससे पूछी जा रही हैं, उन चीजों को वो भूल ना पाए। एक प्रकार से रटने पर आधारित शिक्षा नहीं रखनी है, एक प्रकार से जो स्टूडेंट है उसे केंद्र में रखते हुए, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा हमें प्रदान करानी है। और उसके बाद में इस चीज का ध्यान रखना है कि जो बालक है वो निरंतर रूप से अभ्यास करता रहे, उन चीजों को बार बार एक प्रकार से रिवीजन करता रहे। और जब एक बालक तर्क वितर्क करके क्वेश्चन पूछता है तो भी उस बालक में जो अधिगम की क्षमता होती है वो बहुत अच्छे से हो पाती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन की जो विषय वस्तु है उसके क्या क्या उद्देश्य हैं, यानी कि जो सामाजिक अध्ययन है वो एक स्टूडेंट को क्यों बहुत ज्यादा आवश्यक है, सामाजिक अध्ययन क्यों कराया जाना चाहिए एक बालक के लिए। जो सामाजिक है, यानी कि जो सामाजिक विज्ञान है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भूगोल के बारे में, यानी कि जो भूगोल है वो जैसे सामाजिक अध्ययन में कई बार ये पूछ लिए जाते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट को शामिल किया गया है, तो इसमें किन किन सब्जेक्ट को शामिल किया गया है, जैसे भूगोल है, इतिहास है, उसके बाद आपका नागरिक शास्त्र है। जो नागरिक शास्त्र है पहले इसे सिविक्स कहा जाता था, अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, पॉलिटिकल साइंस कर दिया है। यानी कि जो नागरिक शास्त्र है पहले इसे सिविक्स कहा जाता था अंग्रेजों के टाइम में, लेकिन अब इसका जो नाम है वो एक प्रकार से इसे बदलकर नागरिक शास्त्र की जगह पॉलिटिकल साइंस कर दिया गया है। उसके बाद जैसे हमारी जो हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, ये सारी चीजें किस में शामिल की गई हैं, सामाजिक अध्ययन में शामिल की गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो भूगोल है उसको सामाजिक अध्ययन में शामिल करने की क्या वजह थी। क्या वजह थी कि हमने भूगोल को सामाजिक अध्ययन में, यानी कि जो सामाजिक विज्ञान है उसमें शामिल किया गया। तो बालक को भौतिक पर्यावरण की समझ प्रदान करना, बालक को पर्यावरण सुरक्षा के लिए तैयार करना, प्राकृतिक घटनाओं के महत्व को समझाना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का ज्ञान करवाना। तो जो भूगोल है उसे हमने किस लिए सामाजिक अध्ययन में शामिल किया है, भूगोल के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट को जो भूगोल पढ़ाया जाना है उसी के द्वारा तो हम पता लगा पाएंगे कि जैसे पठार किसे कहते हैं, पर्वत किसे कहते हैं, पृथ्वी की संरचना कैसी है, पृथ्वी पर जो पत्थर हैं उनका निर्माण कैसे हुआ है, हमारे यहाँ मिट्टियाँ इतने प्रकार की हैं, अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ अलग अलग जगह से कैसे प्राप्त होती हैं, नमक कहाँ से प्राप्त होता है। जो भौगोलिक वातावरण में होने वाली चीजें हैं वो कहाँ से हमें पता चलेगी, भूगोल से पता चलेगी। तो जब भूगोल को सामाजिक अध्ययन में शामिल किया गया था तो भूगोल के द्वारा ही एक स्टूडेंट को इस चीज के बारे में पता लगाया गया था कि जो भूगोल की विषय वस्तु है वो हमें बताती है कि जिस वातावरण में हम रह रहे हैं उस वातावरण में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी घटनाएं हैं, किस किस प्रकार से होती हैं। जैसे भूगोल पढ़ाया जाना है, आंधी कैसे आती है, तूफान कैसे आता है, बारिश कैसे होती है, पर्वत कैसे बनते हैं, पठार कैसे बनते हैं, ज्वालामुखी उद्गार कैसे होता है,
यानी कि जितनी भी चीजें हैं जो हमारी भौतिक संरचना में होने वाली हैं, इन सभी चीजों का जब ज्ञान बालक को कराया जाएगा तो वो किसके द्वारा कराया जाएगा? भूगोल के द्वारा कराया जाएगा, यानी कि जियोग्राफी के द्वारा कराया गया। इसीलिए जो सोशल स्टडीज है उसमें जियोग्राफी को एक प्रकार से शामिल किया गया है। बालक को भौतिक पर्यावरण की समझ प्रदान कराई जाती है, पर्यावरण सुरक्षा के लिए तैयार करना है कि हमें पेड़ पौधे क्यों नहीं काटने हैं, इनके काटने से हमें क्या हानियां हो सकती हैं, पेड़ों के लगाने से हमें क्या लाभ हो सकते हैं, पेड़ हमें कौन कौन सी चीजें प्रदान करते हैं, ये जड़ी बूटियां जो हैं ये सारी चीजें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, ये सारी चीजें बालकों को कहाँ से पता चलेगी? भूगोल के द्वारा पता चलेगी। तो जो सोशल स्टडीज है उसमें जियोग्राफी को शामिल करने का सबसे मेन उद्देश्य ये था कि जो हमारी भौतिक संरचना है, जिस वातावरण में हम रहते हैं, उस वातावरण के बारे में हमें सारी चीजों का ज्ञान कहाँ से होगा और किस प्रकार से हम चीजों को सीख पाएंगे। तो वो चीजों के कारण ही भूगोल को सोशल स्टडीज में शामिल किया गया, यानी जियोग्राफी को। प्राकृतिक घटनाओं के महत्व को समझना, यानी जो प्रकृति में जो घटनाएं हुई हैं उनसे हमें कई प्रकार के फायदे हुए हैं, कैसे बिग बैंग की घटना हुई थी, किस प्रकार से कौन सी हमारी आकाश गंगा है, हम किस ग्रह पर रहते हैं, टोटल ग्रह कितने हैं, इन सारी चीजों के बारे में ज्ञान कराया जाता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का ज्ञान कराना है, कौन सी सीमा कहाँ से टच होती है, कौन सी सीमा कहाँ से जल से मिल रही है, कौन से देश की सीमा कौन से देश से स्थल से मिल रही है। इन सभी चीजों का ज्ञान हमें किसके द्वारा होता है? भूगोल के द्वारा होता है, यानी जब हम जियोग्राफी को पढ़ते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जियोग्राफी को सोशल स्टडीज में क्यों शामिल किया गया? ताकि हमें जो हमारे देश में होने वाली जो घटनाएं हैं, वातावरण से संबंधित चीजें हैं, पर्यावरण से संबंधित चीजें हैं, ये सारी चीजों की नॉलेज हो सके, इसीलिए सोशल स्टडीज में जियोग्राफी को शामिल किया गया। उसके बाद नेक्स्ट बात करने वाले हैं हिस्ट्री को, यानी कि जो हिस्ट्री है इसकी विषय वस्तु और इसका उद्देश्य क्या था। जो हिस्ट्री है उसको हमारी सोशल स्टडीज में क्यों शामिल किया गया? तो सबसे पहली बात है विकास कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी अवधारणा को समझना है। यानी कि जैसे बहुत पहले जो लोग पैदा हुए थे वो लोग एक प्रकार से बंदरों की तरह चलते थे, आग का आविष्कार भी नहीं हुआ था। तो जो हिस्ट्री है, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे जो हिस्ट्री हमारे अतीत करके जो हमारी बुक्स चलती हैं एनसीईआरटी में वगैरह में, तो हिस्ट्री के द्वारा ही तो हमें पता चलता है कि पहले लोग कैसे थे, किस किस टाइप से, जो बहुत पुरानी चीजें। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? जो अतीत में जो घटनाएं हो चुकी हैं, यानी कि जो हमारे अतीत के बारे में जो चीजें हमें पता चलती हैं वो कहां से पता चलती हैं? हिस्ट्री से पता चलती हैं। तो जब हम हिस्ट्री को नहीं पढ़ेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि पहले का मानव कैसा था, आग का आविष्कार कैसे हुआ, मानव कैसे 4 पैरों पर चलता था, उसके बाद में उसने 2 पैरों पर चलना स्टार्ट कर दिया। इतिहास अपने आप को दोहराता है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इस विचार को स्पष्ट करना। यानी कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इन सारी चीजों के बारे में जब हम चीजों को सीखते हैं या स्टूडेंट को सिखाते हैं तो ये चीजें हमें किससे पता चलती हैं? ये सारी चीजें हमें हिस्ट्री से पता चलती हैं। जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें ये सारी चीजों के बारे में पता चलता है। हमारी परंपराओं के बारे में हमें कैसे पता चलता है? कैसे पता चलेगा कि हमारे पहले के रीति रिवाज क्या थे, आज के रीति रिवाज क्या है? परंपराएं जो हैं वो बहुत पहले से चली आ रही हैं। जैसे कि बहुत पहले के लोग थे वो बहुत पर्दा प्रथा में रहते थे, जो स्त्रियां थी उनको पति के साथ जला दिया जाता था। उसके बाद स्त्री प्रथा का अंत हो गया, उसके बाद पर्दा प्रथा का अंत हो गया। किस प्रकार से मुस्लिम शासकों से, अंग्रेजों से, इन सभी चीजों से, लोगों से सभी की लड़ाई हुई, किस प्रकार से कौन से राजा ने कौन से राजा मार दिया, कौन से राजा ने कौन से राजा से लड़ाई की, कब कौन से युद्ध हुए, इन सारी चीजों के बारे में कब से पता चलता है? जब हम हिस्ट्री के बारे में चीजों को पढ़ते हैं। संस्कृत की धरोहर से संबंधित, यानी कि जो हमारी प्राकृतिक संस्कृति है उसे, यानी कि इन सभी चीजों की जो हमारी पुरानी सांस्कृतिक विरासत है, जो धरोहरें हैं, उन सभी चीजों के बारे में किससे पता चलता है? हिस्ट्री से पता चलता है। संरक्षण विचारों को पैदा करना, यानी कि इन सभी चीजों की जो चीजों को संग्रहित करके रखा गया है, संरक्षित करके रखा गया है, उन सभी चीजों को जब हम देखते हैं, जब उन चीजों को पता लगाते हैं तो उन्हीं से तो पता चलता है। जैसे कहीं की खुदाई कर दी गई, अब यहाँ की खुदाई की गई, वहां से इतने साल पुराना यहाँ का ये पत्थर निकला, वहां की वो मूर्ति निकली, किस प्रकार से कांसा कहाँ से निकला, कैसे पता चला सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से जो मनके बनाने का कारखाना है वो प्राप्त हुआ, कहाँ से बहुत विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ, कहाँ से स्नानागार प्राप्त हुआ। ये सारी चीजें किससे पता चलती हैं? हिस्ट्री से। तो इसीलिए जब हम अपने अतीत को जान पाए, हम अपनी चीजों के बारे में, यानी जो चीजें पास्ट में हो चुकी है, यानी कि पास्ट से जो चीजें हमारे प्रेजेंट तक है, यानी कि जो चीजें बहुत पहले हो चुकी हैं उससे जो आधुनिक समय में जो घटनाएं हो रही हैं उनसे एक प्रकार से जोड़ते हुए चीजों को सीखना, जोड़ते हुए चीजों को समझना कैसे पता चलता है? हिस्ट्री के पढ़ने से पता चलता है। इतिहास काल की घटनाओं से सीख लेते हुए दोबारा ऐसी गलती ना हो पाए, इन विचारों को पैदा करना, यानी कि
जो चीज़ें इतिहास में पहले हो चुकी हैं, जो घटनाएं इतिहास में पहले हो चुकी हैं और उनके कारण हमें बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है, तो वो प्रॉब्लम्स हमें दोबारा फेस ना करनी पड़े, इसीलिए जो हम हिस्ट्री है उसको पढ़ते हैं, ताकि जो चीज़ें बहुत पहले हो चुकी हैं, कैसे अभी ऐसा नहीं है कि हम हिस्ट्री को नहीं पढ़ते, हिस्ट्री को जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कब कौन से युद्ध किस वजह से होते थे, कौन से राजा कैसी रणनीति बनाते थे। इन सारी चीज़ों का जब हमें ज्ञान है तभी तो आज के जीवन में हम वो सारी चीज़ें करने से बचते हैं जो बहुत पहले हो चुकी हैं और जिनके कारण अभी तक जो बहुत सारी हानियां हो रही हैं, जो उनके दुष्परिणाम निकले हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में पता चलता है।